हैं और बाकी सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी प्रलय आती है। 49 दिन तक ऐसी वर्षा होती है और वह प्रलय आती है और अपसर्पणी काल समाप्त हो जाता है, एक कल्प काल पूर्ण हो जाता है। फिर उत्सर्पणी काल का प्रारंभ आता है। फिर किसका प्रारंभ आता है? उत्सर्पणी काल का प्रारंभ आता है। उस उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में 7 दिन क्रमशः पुष्कर मेघ, सुखोत्पादक जल, क्षीर मेघ, क्षीर जल, अमृत मेघ और दिव्य रस की वर्षा होती है और 49 दिन तक होती है। जो परिश्र ये इस समय जो अभी काल चल रहा है, ये इस समय वह वर्षा, उत्तम वर्षा होने लगती है, अमृत की वर्षा होने लगती है। और जब अपनी भादो सुदी पंचमी को फिर अमृत वर्षा होकर फिर वह जो विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में जीव छिपे थे, जो मनुष्य आदि तिर्यंच, वो वहां से बाहर आ जाते हैं और फिर उस सर्पणी काल का प्रारंभ होता है। और उस सर्पणी काल का फिर छठवां काल फिर चलता है 21,000 वर्ष तक। लोग वैसे ही रहते हैं जैसे इस छठवें काल में रह रहे थे, वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ कहते ही यहाँ से शुरू हुआ था। 10 लक्षण पर्व तो अनादि निधन है, कब से हैं? अनादि निधन पर्व हैं। लेकिन लोग वहां से आए तो धर्म तो नहीं था, धर्म नहीं था, कोई श्रावक धर्म नहीं था, कोई गृहस्थ धर्म नहीं था, कोई मुनि धर्म नहीं था, लेकिन लोगों ने उत्सव मनाया था। अब लोगों को जब अच्छा वो आए समय तो उत्सव सहज में ही मनाते हैं। और फिर ये दुखमा काल उसका समाप्त हुआ और फिर दुखमा काल ही उत्सर्पणी का शुरू होता है। दुखमा ही उत्सर्पणी का शुरू होता है। जब 21,000 वर्ष पूरे होते हैं फिर वहां का पंचम काल कहो या दूसरा काल कहो उत्सर्पणी का, वह प्रारंभ होता है। उसका नाम, इस काल में क्रमशः आयु, ऊंचाई, वृद्धि बढ़ते रहते हैं और इस काल में मनुष्य तिर्यंचों का आहार 20,000 वर्ष पर्यंत पहले के समान ही रहता है। इस काल में 1,000 वर्ष शेष रहने पर फिर 14 कुलकर होते हैं। देखो अभी का अपना पंचम काल तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर अभी धर्म है, धर्म की बात हम सुन रहे हैं और अभी ये प्रारंभ है, लेकिन अभी अग्नि आदि है, अपने घर हैं, वो हैं। लेकिन अब जो आगामी जो अभी इस पंचम काल में भी अंत आते तक बहुत बहुत हीनता होने वाली है ना। लोगों के परिणाम बहुत वो होने वाले हैं। अभी देख रहे हैं अपन पहले से, अभी अपने ही समय में पहले लोगों कितने सहज और सरल रहते थे, आज भी सहजता सरलता लोगों में देखने को नहीं मिलती है। और फिर धीरे धीरे ये और वो होते जाएंगे। शादी आदि की प्रथा भी ये धीरे धीरे इस पंचम काल में समाप्त होती जाती है। अभी अपन देखते विदेशों देशों में कहाँ शादियां आदियां लोग करना पसंद करते हैं, तो ये खत्म हो जाएगी प्रथा। फिर छठवें काल में भी नहीं रहेगी, फिर दूसरे छठवें काल में भी नहीं रहेगी, फिर पंचम काल के जब 1,000 वर्ष शेष बचता है, कुलकर होते हैं। वह कुलकर अग्नि आदि का वो निर्माण करते, अग्नि बताते हैं, शादी आदि करने की परंपरा चलाते हैं। और उसके बाद फिर उसका तीसरा काल आता है, दुखमा सुखमा काल कहो या चौथा काल कहो या अपने यहाँ की अपेक्षा। तब वहां पर फिर इस काल में आयु, ऊंचाई, बल आदि क्रमशः से बढ़ते जाते हैं। और फिर वहां पर राजा शरणिका जी प्रथम तीर्थंकर महापद्म होगा, बाद में 23 तीर्थंकर और होंगे, अंतिम तीर्थंकर अनंत वीर्य होंगे और उनकी आयु 1 पूर्व कोटि और ऊंचाई 500 धनुष होगी। ये काल कहलाता है दुखमा सुखमा काल। पहला कौन सा कहलाया था यहाँ? दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर कौन सा आया? सुखमा दुखमा काल।
फिर कौन सा काल आया? सुखमा दुखमा काल। इस काल में जगन भोग भूमि होती है। कौन सी भोग भूमि होती है? जगन भोग भूमि। और फिर पांचवा जो काल आएगा वो सुखमा काल आता है। इस काल में मध्यम भोग भूमि होती है और सुखमा सुखमा काल में उत्तम भोग भूमि होती है। ये उत्सर्पणी काल पूर्ण होता है, फिर अपसर्पणी काल लगता है। तो अपसर्पणी काल लगा तो अभी सुखमा सुखमा के बाद फिर सुखमा सुखमा काल आया। कौन सा आया? सुखमा सुखमा काल। तो ये अपसर्पणी का जो अभी हम कहते हैं अभी पहला काल कौन सा था? सुखमा सुखमा काल। इस काल में लोगों को सुखी सुख होता है। यह भोग प्रधान काल होता है। इसे उत्कृष्ट भोग भूमि भी कहते हैं। जो पहला काल यहाँ का था, उस सर्पणी का जो छठवां काल था, दोनों सेम रहते हैं, सुखमा सुखमा काल रहते हैं। यहाँ पर सुखी सुख होता है। एक चीज और होती है, भोग भूमि में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। वहां हमेशा कल्प वृक्ष होते हैं। ये लौकिक सुख और दुख की बात चल रही है भैया, शाश्वत सुख की बात नहीं चल रही है। लौकिक सुख होता है वहां, वो दुख नहीं होता है मतलब। और शाश्वत सुख की तो बात अलग ही है। वहां जो धर्म आज हम यहाँ पंचम काल में बैठ के कर पा रहे हैं, वह धर्म भी वहां नहीं होता। वहां मात्र भोगों की ही वो रहती है। और वहां के ये अपसर्पणी के प्रथम काल में जो उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है, सभी भोग भूमियों में कोई दुख ही नहीं होता है। और वहां पर क्या होता है, माँ और पिताजी के जब आयु का अंत आना रहता है तो उनके जुड़मा 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और जैसे ही वो बच्चे होते हैं और माँ को छींक आती है और पिता को जमाई आती है, माँ को छींक आती है और पिता को जमाई आती, बस। और दोनों का अंत आ जाता है, दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं, माँ और पिताजी। और वे बच्चे अपने आप ही वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अपने पैर का अंगूठा का चूस के, और फिर वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। सैया पर अंगूठा चूसते रहते 3 दिन, फिर 3 दिन बाद बैठना सीख जाते हैं, फिर 3 दिन बाद थोड़ा ऐसे घुटइयों चलना सीखते हैं, फिर 3 दिन बाद खड़े होकर अपना स्थिर होकर चलने लगते हैं, फिर 3 दिन में कला गुण की प्राप्ति हो जाती है, और 3 दिन बाद वो हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और सम्यक गुण की प्राप्ति करने की योग्यता फिर 3 दिन बाद प्राप्त होती थी। इस तरह 21 दिन के बाद वहां के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता उनको प्राप्त हो जाती है। जिन लोगों ने शास्त्री की परीक्षा दी है, उनके कोर्स में, ये द्वितीय वर्ष के कोर्स में, ये अपसर्पणी उत्सर्पणी की पूरी व्यवस्था बताई गई थी, है ना। और फिर इस काल में मनुष्यों की ऊंचाई कितनी रहती है? 6000 धनुष। 6000 धनुष कहो या 4 कोस कहो, कितनी रहती है यहाँ के जीवों की ऊंचाई? 4 कोस। और आयु रहती है यहाँ पर 3 पल, और अंत में घटते घटते ऊंचाई 4000 धनुष होती है और आयु 2 पल रहती है। 3 दिन बाद चौथे दिन कल्प वृक्ष से प्राप्त बेर के बराबर आहार करते हैं। कितना सा आहार? कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। और कितनी सी इच्छा हुई खाने की? सिर्फ एक बेर जैसा कुछ खा लिए और इच्छा शांत हो गई, भूख समाप्त हो गई। और यह काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। अब आप देख सकते हो 8 कोड़ा कोड़ी सागर मात्र सुखमा सुखमा काल रहता है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल का जो छठवां काल है, और 4 कोड़ा कोड़ी सागर का ये अपसर्पणी काल का पहला काल है। इस तरह 8 कोड़ा कोड़ी सागर मात्र सुखमा सुखमा ही काल था। अब उसके बाद अपसर्पणी काल का दूसरा काल है, वह सुखमा काल है।
उस काल में क्या विशेषताएं हैं? प्रथम काल की अपेक्षा सुख में थोड़ी हीनता हो जाती है, इसको मध्यम भोग भूमि कहते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़े थे ना, हेमवत में जघन, हरि क्षेत्र में मध्यम और देवकुरु उत्तर कुरु में उत्कृष्ट, ऐसी ही भोग भूमियां भी वर्तमान में इन क्षेत्रों में भी हैं। और इस काल में जन्मे युगल 35 दिन में पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। वहां 21 दिन में होते थे, यहाँ पर 35 दिन में होते हैं, है ना। इस काल में मनुष्यों की ऊंचाई 4 धनुष और आयु 2 पल की होती है, और अंत में घटते घटते 2000 धनुष और 1 पल रह जाती है। यहाँ पर 2 दिन के बाद तीसरे दिन कल्प वृक्ष से प्राप्त बहेड़ा के बराबर आहार लेते हैं। यह काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। यह काल कितने का रहता है? 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। अब अपन एक चीज देखें, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला काल जो क्या नाम था उसको? सुखमा सुखमा। और दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, 4 और 3 7, है ना। अब तीसरा काल जो आएगा वह कितने का रहेगा? 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना रहेगा? 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। 4 3 7 और 2 8। और यहाँ पर पूर्ण वो होने में, वृद्धि होने में कितने? 49 दिन लगते हैं, है ना। और इस तरह से एक दिन के बाद दूसरे दिन कल्प वृक्ष से प्राप्त आंवला के बराबर आहार लेते हैं। और कुछ काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इनके शरीर का वर्ण नीला होता है। और जब कुछ कम पल के 8वें भाग शेष रहने पर यहाँ कुलकरों का जन्म प्रारंभ होता है। फिर कल्प वृक्ष हीन हीन होने लगते हैं। क्या होने लगता है? कल्प वृक्ष हीन हीन होने लगते हैं। फिर आपस में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। जब कल्प वृक्ष, अभी तो कल्प वृक्षों से अपना रहने के लिए वो ले लिए, कल्प वृक्षों से वस्त्र ले लिए, कल्प वृक्षों से गीत संगीत सुनने की वो ले लिए, ये सब चीज कल्प वृक्षों से मिल जाती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? कम होने लगे, धीरे धीरे कल्प वृक्ष कम होने लगे। तो और लोगों तो इस फिर 14 कुलकर होते हैं। फिर कौन होते? 14 कुलकर होते हैं। फिर वह सब उनके क्षेत्र बांट देते हैं। फिर ये पशु हिंसक हो जाते हैं, उनको बांधना बताते हैं। और इस तरह से सबसे लास्ट कुलकर थे अपने नाभि राय। जब तो अब बच्चे जो होने लगे तो नाल के साथ होने लगे, तो उन्होंने नाल काटना बताया। तो इस तरह से ये तीसरे भोग भूमि, तीसरे काल तक भोग भूमि रहती है। चौथा काल जो आता है, चौथा काल कितना उसका रहता है? 21,000 वर्ष कम, 42,000 वर्ष कम। कितना कम? 42,000 वर्ष कम। 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितना होता है? 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इस तरह से, और 21,000 वर्ष का पंचम काल और 21,000 वर्ष का छठवां काल। इस तरह 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अपसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल रहता है। ये जो चौथे काल है, इसी में ही धर्म होता है। मुनिराज होते हैं, यहीं से सिद्ध होते हैं। 24 तीर्थंकर इसी काल में होते हैं। 63 सलाका के पुरुष भी इसी काल में होते हैं। इस तरह से अपन ने उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल का विशेष वर्णन जाना। और ये काल परिवर्तन कहाँ होते हैं? तो 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र के मध्यवर्ती आर्यखंड में ही ये काल परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह उत्सर्पणी अपसर्पणी, अपसर्पणी यानी ह्रास और उत्सर्पणी यानी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और 28वां सूत्र में अपन ने कल क्या बात देखे थे? अब अपने विषय पे आ जाएं। इसकी अपन ने 27वें सूत्र की विशेष चर्चा की। 28वें सूत्र में बात आती है ताभ्याम परा भूम्यवस्थिता, ताभ्याम परा भूम्यवस्थिता। भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में एक ही अवस्था रहती है, उनमें काल परिवर्तन नहीं होता है। जैसे विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल चलता है,
हेमवत क्षेत्र में हमेशा ही जगन भोग भूमि रहती है, हरि क्षेत्र में हमेशा मध्यम भोग भूमि रहती है, देव कुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में हमेशा उत्तम भोग भूमि होती है। आगे के क्षेत्रों में भी सब यथावत व्यवस्था रहती है, यहाँ काल परिवर्तन नहीं होते हैं। ये 28वें सूत्र में चर्चा आती। अब 29वें सूत्र में चर्चा आती है, एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेमवत कहारी वर्षक दैव कुर्वकः। हेमवत हरि क्षेत्र और देव कुरु के मनुष्यंच क्रम से 1 पल, 2 पल और 3 पल की आयु वाले होते हैं। जब ये अपन ने ये इन कालों में भी देखा, जो सुकमा काल रहता है वहां के मनुष्यों की आयु रहती है 3 पल। ऐसे ही यहाँ पर भी जो उत्तम भोग भूमि है देवकुरु में, वहां के जीवों की आयु भी कितनी है? 3 पल। जो मध्यम भोग भूमि है हरिवर्ष में, वहां के जीवों की आयु है 2 पल। और हेमवत में जहाँ जघन भोग भूमि है, वहां के जीवों की आयु 1 पल रहती है। मनुष्य और त्रियंचों की, जीवों की मतलब मनुष्य और त्रियंचों की आयु रहती है। अब एक बात और बताना था कि ये जो पल है, पल यानी कितना। उस दिन नीति ने प्रश्न पूछा था पल की बात, तो उस पल में हमने थोड़ा सा वो बताया था, व्यवहार पल की चर्चा किए थे। तो व्यवहार पल जितनी आयु नहीं रहती है ना। व्यवहार पल तो उसको बताने वाले हैं। असंख्यात व्यवहार पल होते हैं जब एक उद्धार पल होता है, और कितने ही असंख्यात उद्धार पल होते हैं जब अद्यापल होता है। तो ये बात अद्यापल की है। एक अद्यापल जब होता है पूरा, उतनी 1 पल की आयु कहलाती है। और 10 अद्यापल का 1 सागर होता है। सागर की आयु में अपन ने इसका वर्णन किया था। अब 30वां सूत्र है तथोत्तर। 30वां सूत्र क्या है? तथोत्तर यानी उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य भी दक्षिण के में स्थित हेमवतादिक के मनुष्यों के समान आयु वाले होते हैं। अब उत्तर के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देवकुरु और उत्तर कुरु। तो उत्तर कुरु में, और उसके बाद हैरणवत और रम्यक हैरणवत क्षेत्रों में इस तरह से उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन भोग भूमि वहां पर पाई जाती है। और इतनी ही वहां की भी आयु रहती है, 3 पल, फिर 2 पल और फिर 1 पल की आयु रहती है। अब इसके बाद 31वां सूत्र है विदेहेषु संख्ये काला। विदेह क्षेत्र में मनुष्य और त्रियंचों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। विदेह क्षेत्र में मनुष्य और त्रियंचों की आयु कितनी होती है? संख्यात वर्ष की होती है। अब इसका क्षेत्रफल बताते 32वें सूत्र में। क्षेत्रफल तो पहले बता दिया था। भरतस्य विस्कंभो जम्बूदीपस नवति सतभागा। भरतस्य विस्कंभो, जो भरत क्षेत्र का विस्तार है, वह जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। अपन ने पहले इसके पहले बताए थे भरत क्षेत्र का विस्तार, वो कितना बताए थे? 526 एवं 6/19। पहले के सूत्रों में बताए थे भरत क्षेत्र का विस्तार, वो कितना बताए थे? 526 6/19 बताए थे। तो बोले अब यहाँ पर जम्बू द्वीप का क्या बता रहे? 190वां भाग। जम्बू द्वीप का 190वां भाग बता रहे हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है? बोलते 1 लाख में 190 का भाग दो। 1 लाख में 190 का भाग दो तो कितना आएगा आंसर? 1 लाख में 190 का भाग देंगे तो 526 6/19 आएगा। तो 526 6/19 वहां का क्या है? क्षेत्र विस्तार है पूरा भरत क्षेत्र का। तो ऐसे यहाँ पर तो बोले जम्बू द्वीप का 190वां भाग। कितना भाग? 190वां भाग है। ये कौन से सूत्र में आई बात? 32वें
का 190वां भाग है। और अब अगले सूत्र पर अपन चलते हैं। 33वां सूत्र, 33 सूत्र। द्विर्धातकी खंडे, धातकी खंड नाम के दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरु नदी इत्यादि सब पदार्थों की रचना जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी है। ये अपन ने कल की चर्चा में देख लिए थे। कल अड़ाई द्वीप की जो चर्चा हुई थी उसमें ये सारी बात कल आ गई थी, है ना। फिर पुष्कार्द द्वीप में भी सब रचना जम्बू द्वीप की रचना से दूनी दूनी है। प्राग मनुष्योत्तराना मनुष्य, मानसोत्तर पर्वत तक अर्थात अड़ाई द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। मानसोत्तर पर्वत से परे रिद्धिधारी, मुनि या विद्याधर भी नहीं जा सकते हैं। मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के अंदर ही होते हैं, उनके बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकते हैं। इतनी अपनी 35 सूत्र तक चर्चा चली है। कल 36वां और 37 4 सूत्र और अपने रहते हैं। कल इन पर अपनी चर्चा चलेगी। इसके बाद रिवीजन होगा। कल और परसों 2 दिन रिवीजन होगा और परसों यानी शनिवार के दिन परीक्षा भी होगी अपनी। वही टाइम 8 बजे से 8:30 के बीच में। परीक्षा में अपने को बहुत ये इतना याद करना है, 7 क्षेत्र के नाम, 7 कुलाचल के नाम, 7 क्षेत्र के नाम, 6 कुलाचल के नाम, 6 सरोवर ग्रह के नाम और 6 कमलों के, उनकी ऊंचाई लंबाई कितना कितना किसका ये है, क्षेत्रों का नहीं, सरोवर का, और कमल में रहने वाली देवियों के नाम। इतने विशेष याद करना है ना। और बाकी चीज तो अपने अनुसार सब एक बार पढ़ लेना है। पीडीएफ में से पूरा पढ़ना है और फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई वो नहीं रहेगा। जिनके पूरे में से पूरे नंबर आए वो सभी फर्स्ट रहेंगे, है ना। और जिनके उससे कम आए वो सेकंड रहेंगे। तो सभी अपना उपयोग इसमें देख। कोई कहता है 3 लोग को जानने से फायदा क्या है भैया, ये केवल ज्ञान की महिमा आती है। इसमें काय की महिमा आती है? ये केवली भगवान है जिन्होंने यह सब बताया है और आचार्यों ने ग्रंथों में उसको गूथा है। ऐसे केवली परमात्माओं के की महिमा आती है। और अब ये सब ज्ञान के गेय हैं, ये सब क्या हैं? ज्ञान के गेय हैं। जिस ज्ञान में झलक रहे हैं ये गेय हैं। और भगवान को सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, केवली भगवान के। लेकिन वो रहते कहाँ हैं? अपने निज में रहते हैं। इसी तरह से ज्ञान में तो ये सब झलके, लेकिन रहना कहाँ है? अपने निज में। और निज में रहने के लिए अपने पर्युषण पर्व आ रहे हैं और उन पर्युषण पर्वों में अपन विशेष आराधना करेंगे। अभी अपना समय होता